नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आरकेएस सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे, उसमें आज दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य, जिसका पहला प्रश्न किस प्रकार से, पहला प्रश्न है इसमें कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षण को व्यवस्थित करने में और छात्रों के व्यवहार में, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान में जो शिक्षण विधियां है, सामाजिक विज्ञान की क्या है, जो शिक्षण विधियां है, इसमें जो व्यवस्थित करने के लिए और छात्रों के व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन होता है, इसको व्यवस्थित करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो वह विधि कौन सी विधि है, तो वह विधि है ब्लूम टैक्सोनॉमी विधि। कौन सी विधि है, ब्लूम टैक्सोनॉमी विधि। यह जो ब्लूम टैक्सोनॉमी विधि है, यह क्या है, ये दो तरह से कार्य करती है। किस प्रकार से, जिसमें पहला है कि यह जो ब्लूम टैक्सोनॉमी विधि है, यह क्या है, जो शिक्षण विधियां है, किसकी, सामाजिक की शिक्षण विधियां, ये इन्हें व्यवस्थित करने का कार्य भी करती है। दूसरा इसमें क्या है कि यह छात्रों में क्या है, व्यवस्थित परिवर्तन, व्यवस्थित व परिवर्तन लाने का कार्य भी करती है। कौन, ब्लूम टैक्सोनॉमी विधि। यह है जो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन है, इसमें शिक्षण विधियों की तरह कार्य करती है। अगला प्रश्न इसमें कि किस विद्वान के अनुसार लक्ष्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपनी मंजिल साध्य का पता नहीं। क्या है कि तो लक्ष्य के ज्ञान के बिना एक शिक्षक किसके समान बताया, इसमें नाविक के समान, जिसमें यानी अपनी उस शिक्षक को क्या अपनी मंजिल का पता नहीं है। तो यह किसके अनुसार है, तो यह प्रमुख कथन, क्या कथन या विचार, तो यह प्रमुख कथन या विचार है बीटी भाटिया के अनुसार। किसके अनुसार है, बीटी भाटिया के अनुसार। यह बीटी भाटिया कहते हैं कि जो शिक्षक है, यह बिना लक्ष्य के किसके समान बताया है, यानी कि नाविक के समान। अगला प्रश्न कि शिक्षण में उद्देश्य क्या कार्य करता है, यानी कि जो शिक्षण है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण विधियां है, जिसमें उद्देश्य होता है, यह किस तरह से कार्य करता है या किस तरह से इसका काम है, तो प्रमुख है किस प्रकार से कि उद्देश्य वह है ग्राफिक, ग्राफिक का यहाँ यानी कि दिशा निर्देश, दिशा या निर्देशन, ग्राफिक है, यह दिशा निर्देशन का कार्य करता है। किस प्रकार से, जो शिक्षण रूपी नाव को सही दिशा में किनारा प्रदान करती है। क्या है, तो शिक्षण विधि है, इसमें जो उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, यानी कि जिस प्रकार से, यानी कि शिक्षण रूपी नाव को, यानी कि उसको सही दिशा में किनारा देने का कार्य करता है। तो शिक्षण विधि, शिक्षण विधियों में उद्देश्य होता है यह। अगला है कि एनसीईआरटी के अनुसार सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनसीईआरटी के अनुसार जो सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है, यह किस प्रकार से होता है, जैसे यानी बालकों के सामने समाज के ढांचे में सामाजिक प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से रखना। तो सामाजिक में शिक्षण विधियां है कौन सी, जो एनसीईआरटी की शिक्षण विधियां है, यह किस तरह से कार्य करती है, यानी कि जो छात्र है उनके सामने समाज में सामाजिक ढांचे की प्रक्रिया है, उसको छात्रों के सामने स्पष्ट रूप से रखना ही एनसीईआरटी का क्या है, मुख्य उद्देश्य बताया गया है। अगला प्रश्न कि कार्ल ट्रेविस गुड के अनुसार
एक विद्वान है कौन सा है? कार्टर बी गुड के अनुसार लक्ष्य का क्या अर्थ है? कौन? कार्टर बी गुड के अनुसार जो सामाजिक में शिक्षण विद्या है इसमें क्या है? लक्ष्य। जो लक्ष्य है इसका कार्य किस प्रकार से होता है? तो लक्ष्य का कार्य है कि लक्ष्य एक पूर्व निर्धारित साध्य होता है। जो सामाजिक में शिक्षण विद्या होती है इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं या पहले से ही क्या होते हैं? निर्धारित किए होते हैं। यानी कि जो किसी भी मंजिल तक जाने से पहले लक्ष्य क्या होते हैं? निर्धारित कर लिए जाते हैं। जिसमें भी इसमें शिक्षण विद्या में जो लक्ष्य है ये पूर्व निर्धारित कर लिए जाते हैं। इसी में अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्य, इसमें दो चीजें हैं। कौन से? लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्य में मुख्य अंतर, यानी कि दो चीजें हैं शिक्षण विद्या में। एक तो लक्ष्य यानी कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले क्या होता है? लक्ष्य निर्धारित करना होता है। और एक है कि प्राप्त उद्देश्य, यानी कि उसे प्राप्त करने के किस प्रकार से उद्देश्य है। तो इनमें दोनों में मुख्य अंतर किस प्रकार से है? इसमें लक्ष्य क्या है? देखो लक्ष्य कहता है किसमें कि एक बड़ी मंजिल की तरह होता है। लक्ष्य क्या है? एक मंजिल की तरह होता है, यानी कि दूरगामी होता है। सीधे तौर से देखा तो क्या होता है? लक्ष्य एक तरह से दूरगामी होता है। और प्राप्त उद्देश्य, देखो प्राप्त उद्देश्य क्या होता है? जो लक्ष्य होता है, जो निर्धारित लक्ष्य होता है उसको पाने के लिए जो सीढ़ियां होती है उस रूप में कार्य करता है। यानी कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे पड़ाव या सीढ़ियों की तरह कार्य करता है। कौन? प्राप्त उद्देश्य। किसको? जो लक्ष्य पहले से निर्धारित होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है इसमें कि कार्टर की गुण के अनुसार प्राप्त उद्देश्य क्या है? एक विद्वान है कौन से? कार्टर की गुण के अनुसार जो लक्ष्य है कौन से? जो प्राप्त उद्देश्य है उन जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं यह क्या होते हैं? किसके अनुसार? कार्टर की गुण के अनुसार। तो देखो जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं ये क्या होते हैं? जिसमें है कि जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं यह वह केंद्र बिंदु है जो किसी भी कार्य या क्रिया को सही दिशा में लाने या उन्हें मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। कौन? प्राप्त उद्देश्य। यानी कि जो ये कहना चाहता है कि जो भी कार्य या क्रिया होती है, यानी कि जो उद्देश्य के प्रति जो भी कार्य या क्रिया की जाती है उसे सही दिशा में लाने या मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। कौन? प्राप्त उद्देश्य। अगला है इसमें कि डॉक्टर बी.एस. ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्य किसके निर्माण का आधार होते हैं? कौन है? तो डॉक्टर बी.एस. ब्लूम। जो इसके अनुसार है जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं यह है छात्रों में किसका निर्माण या किसका निर्माण का आधार होते हैं। छात्रों में किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो देखो ये है छात्रों के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं। जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं यह क्या है? पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए पहला काम होता है इनमें। जो शैक्षिक उद्देश्य होता है इनका पहला काम है कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, पाठ्यक्रम को किस तरह से तैयार किया जाए। अगला है कि शिक्षण को दिशा देने का कार्य, यानी जो पाठ्यक्रम है उसको इस तरह से तैयार करने की जो शिक्षण की दिशा है उसको तैयार करने में भी किसका काम है? शैक्षिक उद्देश्यों का। दूसरा है इसमें अगला प्रश्न कि डॉक्टर बी.एस. ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन की तकनीकी क्या बताती है? कि कौन है? ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन की तकनीकी होती है किसमें? यह छात्रों में काम आती है। जो मूल्यांकन की तकनीकी तो यह किस तरह से कार्य करती है या क्या बताती है? जो मूल्यांकन तकनीकी है यह छात्रों की प्रगति को कैसे मापा जाए, यानी कि जो छात्रों ने शिक्षण के माध्यम से जो कुछ ग्रहण किया है उनको किस तरह से मापा जाए। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी के अनुसार लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? तो इसमें है कि जो एनसीईआरटी है इसके अनुसार जो लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं यह किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं? तो किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार? कि बिंदु के यह बिंदु साध्य होते हैं। क्या होते हैं? साध्य, यानी कि साधन के रूप में जिसकी दिशा में किसी भी कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। क्या है?
कि जो लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं ये एनसीईआरटी के अनुसार क्या किस प्रकार से बताए गए हैं। एनसीईआरटी के अनुसार बताया गया कि यह एक दिशा या जो भी कार्य होता है यह उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार कि एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण शुरू करने से पहले ही क्या तय कर लिया जाता है। यानी कि जो सामाजिक में जो शिक्षण विधियां होती है किनके अनुसार, तो एनसीईआरटी के अनुसार जो शिक्षण है इसको शुरू करने से पहले ही जो निर्धारित किया जाता है तो वह क्या निर्धारित किया जाता है, तो उसमें है कि छात्रों में व्यवहार में पूर्ण नियोजित परिवर्तन। यानी कि जो छात्र में पूर्ण नियोजित परिवर्तन किया जाता है, यानी कि शिक्षण के बाद छात्र में क्या बदलाव लाने हैं। पूर्ण नियोजित का मतलब है कि जो छात्र है इसमें शिक्षण के बाद जो बदलाव आएंगे वह किस प्रकार से होंगे। तो एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण विधि शुरू करने से पहले क्या जो निर्धारित तय कर लिए जाते हैं वह इस प्रकार से है कि छात्रों में व्यवहार पूर्ण नियोजित परिवर्तन, यानी शिक्षण के बाद छात्रों में किस प्रकार का परिवर्तन या बदलाव होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि बिना उद्देश्य के शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता। क्या है जो, यानी कि बिना उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य के बिना शिक्षण क्या नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। यह कथन शिक्षक व छात्र दोनों के लिए किस रूप में काम करता है या कार्य करता है। कार्य क्या काम करता है, क्या कि उद्देश्य शिक्षण, यानी कि जो उद्देश्य होते हैं यह शिक्षण को क्या बनाते हैं, प्रभावी नहीं बनाते, नहीं हो सकता। यानी कि उद्देश्य की वजह क्या है, शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता। यह कथन शिक्षक व छात्रों को किस रूप में कार्य करता है, तो किस रूप में कार्य करता है, तो इसमें है कि मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो शिक्षण है यह किस रूप में कार्य करता है, मार्गदर्शक के रूप में। जो उद्देश्य निर्धारित होते हैं यह शिक्षण के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि कार्टर डी गुड ने प्राप्त उद्देश्य को किस रूप में परिभाषित किया। एक विद्वान है कौन, कार्टर डी गुड। कार्टर डी गुड जो कि प्राप्त उद्देश्य है, क्या है, प्राप्त उद्देश्य है, इसको किस रूप में परिभाषित करते हैं, तो यह एक मानदंड के रूप में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। जिसको जो प्राप्त उद्देश्य होता है यह इसको एक मानदंड के रूप में या ध्येय के रूप में परिवर्तित करते हैं। ध्येय मतलब शरीर किसका, शिक्षण विधियों का। अगला प्रश्न इसमें है कि यदि एक शिक्षक को अपनी कक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना हो तो ब्लूम के अनुसार उसका आधार क्या है। यानी कि कोई भी अध्यापक है उसको अपनी कक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या करना है, तैयार करना है। तो कौन से विद्वान है, जो ब्लूम के अनुसार, कौन से विद्वान, ब्लूम के अनुसार उसका आधार किस प्रकार से होना चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम तैयार करेंगे उसका आधार किस प्रकार से होना चाहिए, किसके आधार पर, ब्लूम के आधार पर। तो उसका आधार होना चाहिए शैक्षिक उद्देश्य। जो पाठ्यक्रम जो शिक्षक तैयार करेगा उसका उद्देश्य होना चाहिए शैक्षिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है इसमें कि एनसीईआरटी की परिभाषा के अनुसार किसी कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा तय करने वाला बिंदु या साध्य क्या कहलाता है। इसके अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार क्या है परिभाषा, यानी कि किसी कार्य, यानी कि जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करते हैं, उसके लिए जो कार्य किया जाता है, यानी कि जब किसी कार्य को आगे बढ़ाने और उसे उसकी दिशा तय करने वाला बिंदु और साध्य क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है लक्ष्य या उद्देश्य। यानी कि लक्ष्य निर्धारित करके उद्देश्य को प्राप्त करना, तो है इसमें लक्ष्य या उद्देश्य कहलाते। किसके अनुसार, एनसीईआरटी विषय के अनुसार। अगला है इसमें कि शिक्षण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की प्रक्रिया में प्राप्त उद्देश्य किस प्रकार के लक्ष्य होते हैं। यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया में जो उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं या किस प्रकार के लक्ष्य होते हैं। तो किस प्रकार के लक्ष्य होते हैं इसमें,
लक्ष्य होते हैं व्यवहारिक लक्ष्य। किसके? जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं इनमें जो लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं एक तरह से किस प्रकार के होते हैं? व्यवहारिक उद्देश्य, यानी कि जिन्हें अध्यापक अपनी कक्षा में एक निश्चित समय के भीतर प्राप्त करने की कोशिश करता है। कि जो लक्ष्य है, जो प्राप्त उद्देश्य है, इनके द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनमें जो अध्यापक है वह एक ही टाइम पीरियड में उसको क्या करना चाहता है? प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है इसमें कि लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्य का संबंध क्रम से किससे होता है? यानी कि जो लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्य होते हैं, क्या है? लक्ष्य व प्राप्त उद्देश्य, ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग है। लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्य का संबंध क्रम से किससे होता है? तो जो लक्ष्य और जो प्राप्त उद्देश्य है ये दोनों अलग है, जिसमें यानी कि संबंध किस प्रकार से क्रम से होता है। तो देखो लक्ष्य, इसमें पहला क्या है? लक्ष्य। तो लक्ष्य का संबंध है यह है क्या है? पूरी शिक्षा नीति से है। क्या है? तो पूरी इसका संबंध होता है शिक्षा व्यवस्था से। किससे? पूरी शिक्षा व्यवस्था से। और जो प्राप्त उद्देश्य होता है इसका संबंध सीधा शिक्षण से होता है। किससे होता है? शिक्षण से होता है प्राप्त उद्देश्य का। और जो लक्ष्य होता है इसका पूरी शिक्षा से होता है। अगला प्रश्न है इसमें क्या कि कक्षा में पढ़ाने के बाद छात्र ने क्या सीखा और उसके ज्ञान में क्या नया जुड़ा, यह दर्शाता है। यानी कि यह कथन किसे दर्शाता है? क्या जो कक्षा में पढ़ाने के बाद में जो छात्र जो सीखता है एक तो वो, और दूसरा इसमें क्या है? उस जो सीखता है उससे उसे किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ, यह किस प्रकार के ज्ञान को दर्शाता है। तो यह किस प्रकार के ज्ञान को दर्शाता है? प्राप्त उद्देश्य की सफलता को दर्शाता है। किसको? प्राप्त उद्देश्य की सफलता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है इसमें कि B.S. ब्लूम के अनुसार प्राप्त उद्देश्य शिक्षक को क्या समझाने में मदद करते हैं? एक शिक्षण शास्त्री और B.S. ब्लूम, इनके अनुसार जो प्राप्त उद्देश्य है यह एक शिक्षक को किस तरह से समझाने में मदद करते हैं? तो ये शिक्षक को समझाने में मदद करते हैं कि छात्र की परीक्षा या परीक्षण किस आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि जो छात्र है उसका परीक्षण या उसकी परीक्षा किस आधार पर ली जाए, या उसकी जो परीक्षण या परीक्षा ली जाती है वह किस आधार पर तैयार किया जाए, यह समझाने में मदद करता है। क्या? प्राप्त उद्देश्य। अगला प्रश्न इसमें कि जगदीश नारायण पुरोहित के अनुसार, कौन सा विद्वान? जगदीश नारायण पुरोहित के अनुसार शिक्षण प्राप्त उद्देश्य क्या है? कौन से शिक्षण शास्त्री है? जगदीश नारायण पुरोहित। इनके अनुसार जो शिक्षण प्राप्त उद्देश्य है यह किस प्रकार के उद्देश्य है? तो यह किस प्रकार के उद्देश्य है इसमें बताया कि पहला है कि शिक्षक विद्यार्थी के व्यक्तित्व में जो भी अभिष्ट, यानी कि जो शिक्षक है यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में जो भी अभिष्ट व्यवहार परिवर्तन लाना चाहते हैं उन्हें की शिक्षण प्राप्त उद्देश्य कहा जाता है। किनके अनुसार? जगदीश नारायण पुरोहित के अनुसार। सीधा सा कहने का मतलब है कि शिक्षक है जो कि शिक्षण कराने के बाद में विद्यार्थी में जिस प्रकार से परिवर्तन लाना चाहते हैं वह क्या कहलाता है? शिक्षण प्राप्त उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण प्राप्त उद्देश्य कहलाता है। अगला प्रश्न है इसमें कि प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति सीमित या संकुचित क्यों मानी जाती है? यानी कि जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं यह किस प्रकार से, यानी कि इनकी प्रगति सीमित या संकुचित यानी कि छोटी क्यों मानी जाती है? किसकी? प्राप्त उद्देश्य की। तो क्यों मानी जाती है? तो इसमें बताया है कि यह एक तरह से क्या होती है? छोटे समय में क्या होता है? इनको प्राप्त कर लिया जाता है। किसमें? छोटे समय में। इसलिए जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं इनकी प्रगति कैसी होती है? संकुचित या सीमित होती है। यानी कि देखा जाए कि इनकी इसको यानी कि अध्यापक एक समय में यानी कि एक क्लास या पीरियड में पूरा कर लेता है। किसको? प्राप्त उद्देश्य की प्राप्त प्रगति जो है उसको अध्यापक है वह